हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का कार्बोक्सिलिक अम्ल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं उनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभी प्रकार के अम्लों के बनाने की प्रयोगशाला या फिर औद्योगिक निर्माण की विधियों को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इनके रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH की प्रयोगशाला विधि। तो हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण ग्लिसरॉल और जल मिश्रित ऑक्जेलिक अम्ल की 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया को कुछ स्टेप में देखेंगे। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल जो है ऑक्जेलिक अम्ल से, जिसका फार्मूला है HCOOH का होल ट्वाइस, और ग्लिसरॉल का फार्मूला है CH2OH, CHOH और CH2OH, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि OH और यहाँ से H, ये परमाणु आपस में मिलके H2O का निर्माण करते हैं और बाकी अणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके संयुक्त होने से यहाँ से OH निकलेगा। तो इसके बाद ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है और हो जाता है OC, और इस C से जुड़ा हुआ अगला समूह जो है वो है COOH, और इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि हमें H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मुख्य उत्पाद के रूप में इस स्टेप में ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट प्राप्त होता है, जो कि हम देखते हैं कि 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पे विघटित हो जाता है। और इसके विघटित होने से हम देखते हैं कि C और O मिलकर यहाँ पे CO2 के रूप में यहाँ से अलग हो जाता है, और मुख्य उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है CH2OH, CHOH, और नीचे हो जाएगा CH2OOC, और फिर इससे H जुड़ जाता है, जिसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्जेलिक अम्ल यूज़ करते हैं वो जल मिश्रित होता है। तो इसमें उपस्थित जो जल की मात्रा है वो इस ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट से रिएक्शन करती है और इसका जल अपघटन कर देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जल अपघटन के फलस्वरूप यहाँ से हम देखते हैं कि जल अपघटन के लिए यहाँ पे H और OH प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो OH होता है और H, तो OH इस पार्ट से हम देखते हैं बंद बना लेता है, और H जो होता है इस पार्ट से बंद बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है CH2OH, CHOH, और यहाँ हो जाएगा CH2 और इससे जुड़ जाता है OH, और यहाँ पे हम देखते हैं ये इससे रिएक्ट करता है और बनाता है HCOOH। तो इस प्रकार अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और ग्लिसरॉल जो है रिएक्शन के अंत में हमें उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पे यहाँ से हम देखते हैं कि ये COO जो है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है HCOOH यानी कि फॉर्मिक। तो ये हमने फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि के समीकरण को देखा है। अब आगे हम उसका चित्र देखेंगे। प्रयोगशाला में इसके निर्माण का सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया गया है और इसको बालू ऊष्मक के ऊपर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें अधिक ताप तक लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि ताप को अधिक ताप तक हीट करना होता है तो हम बालू या जल ऊष्मक का उपयोग करते हैं। अगर कम हीट करना होता है तो हम तार की जाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लिया गया है,
और यहाँ पे बर्नर की सहायता से इसको हम 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसमें थर्मामीटर भी लगाया जाता है। तो हीट करने पे हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मिक अम्ल में चेंज हो जाता है और इसकी जो वाष्प होती है इस नली से होके इस संघनित्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संघनित्र में एक साइड से ठंडा जल डालते हैं और ये ठंडा जल जो होता है ये फॉर्मिक अम्ल के वाष्प को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि ये ठंडा हो जाता है और द्रवित हो जाता है। और द्रवित फॉर्मिक अम्ल जो है इसे हम एक फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। अगली विधि हम देखते हैं एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH के निर्माण की औद्योगिक विधि। तो एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में सिरका बनाने की औद्योगिक विधि पूछेगा तब भी यही मेथड लिखा जाएगा। तो ये जो औद्योगिक विधि है उसका नाम है शीघ्र सिरका विधि या तीव्र सिरका विधि, या इसको हम किण्वन विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का निर्माण एथेनॉल के द्वारा किया जाता है और इस एथेनॉल को हम लोग स्टार्च या शर्करा के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शर्करा या स्टार्च का किण्वन कराया जाता है, जिससे ये एथेनॉल में परिवर्तित होता है और इस एथेनॉल की जो प्रतिशतता होती है वो 12 से 15% तक होती है। तो शर्करा या स्टार्च से किण्वन द्वारा एथेनॉल बनाने की जो विधि थी वो हम लोग एथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की विधि में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो एथेनॉल प्राप्त होता है इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से और ये ऑक्सीकृत होकर सिरके में यानी एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो अब आगे हम इसके रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से एथेनॉल सिरके में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एथेनॉल है और एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाता है माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन में चेंज होता है और ये जो रिएक्शन है वो सामान्य ताप पे कराई जाती है और इस रिएक्शन को होने में 8 से 10 दिन तक लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ से हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और ये हाइड्रोजन जो निकल रहे होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O का निर्माण कर देते हैं। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होता है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो निकले हैं उससे कार्बन के 2 संयोजकता मुक्त हो गई है। तो उन संयोजकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है इसलिए एक ही के जुड़ने से इसकी संयोजकताएँ पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं बनता है CH3COOH और H2O। तो इस तरीके से एथेनॉल जो है एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं की सहायता से। अब आगे हम इसके निर्माण की जो विधि है उसका नामांकित चित्र देखेंगे। तो सिरके के निर्माण की विधि यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार के लकड़ी के एक पात्र में कराई जाती है। एक बड़ा पात्र होता है जिसको हम लकड़ी का पीपा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ऊपर से हम एथेनॉल प्रवाहित करते हैं जिसकी प्रतिशतता जो होती है 12 से 15% तक होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पात्र में ऊपर और नीचे हम देखते हैं कि सछिद्र तख्ते लगे होते हैं, यानी तख्ते लगे हैं जिसमें छिद्र बने होते हैं और इनके बीच में हम देखते हैं लकड़ी की छीलन भरी होती है और साथ में हम देखते हैं कि इस पात्र में कुछ छिद्र भी बने होते हैं। जो ये लकड़ी की छीलन होती है वो पुराने सिरके से भींगी हुई होती है और ये जो यहाँ पे छिद्र बनाए जाते हैं ये यहाँ पे वायु के प्रवेश के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे वायु के प्रवेश के द्वारा इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो ऊपर हम देखते हैं एथेनॉल को यहाँ से हम डालते हैं तो इन तख्तों के माध्यम से ये धीरे धीरे इस पूरे छीलन पे आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन छिद्रों के सहायता से इसमें ऑक्सीजन वायु प्रवाहित की जाती है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है और ये एथेनॉल जो होता है ये माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं के प्रेजेंस में
रिएक्शन करते हैं और एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाते हैं, और जो परिवर्तित होते हैं वो नीचे धीरे धीरे यहाँ से छिद्रों से रिस के यहाँ पे नीचे एकत्र होते हैं, जिसको हम यहाँ पे एक नल की सहायता से एक दूसरे पात्र में एकत्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिरका या जो भी हमारा द्रव प्राप्त होता है वो पूरी तरह से सिरके में परिवर्तित नहीं हुआ होता है, यानी कुछ एथेनॉल जो अभी अभिक्रिया नहीं किए होते हैं वो भी इससे रिस के नीचे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे प्राप्त जो द्रव्य होता है उसको हम दोबारा फिर से ऊपर से डालते हैं और रिएक्शन को कराते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है कई बार कराई जाती है। तो इस तरीके से कई बार इस अभिक्रिया को कराने पे हमें लगभग 6 से 8% का एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त हो जाता है। चित्र में इसका कोई महत्व नहीं है, ये मैंने काट दिया है, तो इसको आप लोग ना बनाइएगा। अब इसके बाद हम ऑक्जेलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के निर्माण की विधियाँ देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की विधि। ऑक्जेलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है COOH। तो यहाँ पे हम इसके निर्माण की प्रयोगशाला और औद्योगिक निर्माण की दोनों विधियों की रिएक्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम नामांकित चित्र उनके नहीं देखेंगे। तो प्रयोगशाला विधि में हम देखते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण सुक्रोज के द्वारा किया जाता है। तो प्रयोगशाला में हम देखते हैं कि सुक्रोज का ऑक्सीकरण कराया जाता है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और ये इसको ऑक्सीकृत करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुक्रोज जो है ऑक्सीकृत होकर यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल बनाती हैं, यानी COOH। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें जल भी प्राप्त होता है। अभिक्रिया को बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 मोल ऑक्जेलिक अम्ल और 5 मोल जो है यहाँ पे जल प्राप्त होता है। तो इसको एक बार पहले आप लोग पहले सेंटेंस में लिख लीजिएगा। सेंटेंस में लिखने के बाद इसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। अब इसके बाद प्रयोगशाला विधि के बाद हम देखेंगे औद्योगिक निर्माण की, ऑक्जेलिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि। प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की जो विधि है वो कुछ स्टेप में होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो निर्माण होता है वो सोडियम फॉर्मेट की सहायता से किया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण। तो इसको हम देखते हैं कि लगभग 360 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम फॉर्मेट के 2 मोल के द्वारा यहाँ पे हमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोडियम ऑक्जेलेट प्राप्त होता है इसकी अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराई जाती है। तो बुझे हुए चूने से कराने पे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम हट जाता है और यहाँ पे कैल्शियम आकर जुड़ जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि सोडियम की एक संयोजकता होती है तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन कैल्शियम की 2 संयोजकता होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इसकी 2 संयोजकता है, इसलिए एक ही कैल्शियम से हम इन दोनों ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो 2 Na यहाँ से निकलता है वो 2 OH के साथ मिलके यहाँ पे बनाता है 2 NaOH। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें कैल्शियम ऑक्जेलेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब इस अवक्षेप की अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पे हम देखते हैं कि कैल्शियम यहाँ से हट जाता है और हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है। तो चूँकि हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है इसलिए एक एक हाइड्रोजन अलग अलग यहाँ पे ऑक्सीजन से आके जुड़ता है, और जो कैल्शियम यहाँ से निकला होता है वो सल्फेट के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें औद्योगिक निर्माण द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके आगे अब हम लोग बेंजोइक अम्ल के निर्माण की विधि देखेंगे। बेंजोइक अम्ल का निर्माण बेंजिल क्लोराइड की सहायता से किया जाता है। बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्पाद बनता है बेंजीन रिंग, फिर CH2OH, और जो यहाँ से Cl निकलता है वो K से रिएक्शन करके KCl का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले हमें बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है,
फिर इस बेंजिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकृत कराने के लिए किसी ऑक्सीकारक की भी आवश्यकता होती है। तो जो ऑक्सीकारक उपयोग में लाया जाता है वो होता है क्षारीय KMnO4। तो क्षारीय पोटेशियम मैग्नेट इसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है नवजात ऑक्सीजन में चेंज होता है और इसको ऑक्सीकृत करता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यहाँ से हाइड्रोजन अलग होता है, तो 2 हाइड्रोजन जो निकलते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O का निर्माण करते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ऑक्सीजन का भी संयोग होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के निकलने से कार्बन की 2 संयोजकताएं मुक्त हो गई हैं। तो उन 2 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, तो बन जाता है COOH। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 मोल हमें नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक अभिक्रिया थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने निर्माण की विधियों को पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे।